प्रोग्राम बनने की बात मुजम्मिल सोहरावर्दी के साथ मुझे कहते हैं इकरार आस। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में भी काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब तो जैसे डेवलपमेंट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है, आज दिन कोई नई नई खबर आ रही है। जैसे आज सबसे पहले अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हमारे नए डीजीआईएसआई तैनात हुए हैं, तो इनकी तैनाती के बाद हम कौन कौन सी तब्दीलियां एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद तो तब्दील हो जाएंगे उसके बाद, और नए सेक्टर कमांडर के बारे में बात की जा रही है कि उनके बाद नए सेक्टर कमांडर आएंगे। और आईएसआई की टीम में भी काफ़ी तब्दीलियों की बात की जा रही है, लेकिन मेजर जनरल फैसल नसीर तब्दील नहीं हो रहे। अगर किसी का ख्याल है कि नए डीजी आईएसआई आने के बाद फैसल नसीर तब्दील होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अमूमी तौर पर सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद की तब्दीली भी बड़ी तब्दीली समझी जा रही है। और क्योंकि उन नए सेक्टर कमांडर आने से ये जो इस्लामाबाद का सारा मंजरनामा है वो तब्दील हो जाएगा। और आसिम मलिक अपना पसंद का नया सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद लेकर आएंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ नाम मार्केट चल रहे हैं, हमें भी इतलात हैं, लेकिन अभी हम वो नाम यहाँ बताना नहीं चाहते। लेकिन सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद जरूर चेंज हो रहे हैं। लेकिन आसिम मलिक के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं, जो नदीम अंजुम थे वो आसिम मुनीर की टीम नहीं थे। ये बात समझे। नदीम अंजुम को जो डीजीआईएसआई था वो जनरल बाजवा ने और इमरान खान के वक्त लगाया था एक तनाज़े में। इमरान खान और जनरल बाजवा के फैज को वो हटाना नहीं चाहते थे। को हटाने के चक्कर में एक फड्डे में जनरल बाजवा ने नदीम अंजुम को डीजीआईएसआई लगाया था। अब जनरल बाजवा जब तक रहे, वो नदीम अंजुम को उन्होंने डीजीआईएसआई बरकरार रखा। इस दौरान पीडीएम की गवर्नमेंट भी रही। इस दौरान जो है वो पीडीएम शहबाज शरीफ वजीर आजम भी बने, अदम एतमाद भी हुई। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली, हमजा की हुकूमत खत्म करने का काम भी आईएसआई ने किया। तो नदीम अंजुम ड्यूल काम करते रहे। कहीं वो पीडीएम को मरकज में सपोर्ट कर रहे थे, पंजाब में परवेज इलाई को सपोर्ट कर रहे थे। तो काफी चेंजेस। तो नदीम अंजुम कभी भी आसिम मुनीर के लगाए हुए डीजीआईएसआई नहीं थे। ये बात समझनी है कि नदीम अंजुम जो थे वो जनरल बाजवा के लगाए हुए डीजीआईएसआई थे। लेकिन आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ बनने के बाद नदीम अंजुम को तब्दील नहीं किया। उसकी वजह है कि वो नवंबर में बने, हालात ऐसे थे, अभी डीजीआई को चेंज किया जाता। उसी में 9 मई हो गया, फिर 9 मई में सारी फौज फंस गई। फिर मुल्क में इंतखाबात आ गए। सब ने कहा कि इंतखाबात के दौरान डीजीआई नहीं चेंज हो सकता, इंतखाबात के बाद चेंज करेंगे। उसी दौरान निगरान हुकूमत में उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन भी दी गई कि मुल्क में इंतखाबात हैं, तो ऐसे में डीजीआईएसआई कैसे चेंज कर लें। तो नदीम अंजुम की लॉटरी लग गई, उनको एक्सटेंशन भी मिल गई। और वो जो है उन्होंने डीजीआई के तौर पे अपना टेन्योर पूरा किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नदीम अंजुम कभी भी आसिम मुनीर की चॉइस नहीं थे। वो हालात का जबर ऐसा था कि आसिम मुनीर उनको तब्दील नहीं कर सकते थे। मुल्क के सियासी हालात ऐसे थे कि ऐसे में डीजीआई चेंज नहीं हो सकता था। तो अब जो आसिम मलिक आए हैं, ये आसिम मुनीर की चॉइस है। आसिम मलिक आसिम मुनीर के लगाए हुए पहले डीजीआईएसआई हैं जो उन्होंने लगाए हैं, और वो उनकी टीम है। लिहाजा अब जो आईएसआई काम करेगी वो आसिम मुनीर की पॉलिसी और उनकी तरीकेकार के मुताबिक काम करेगी। क्योंकि नदीम अंजुम एक तौर पर खुद को कहीं ना कहीं आसिम मुनीर के बराबर या सीनियर भी समझते थे, फिर एक्सटेंशन पर भी थे। मैं नहीं समझता कि आईएसआई ने आसिम मुनीर की 100% हदायत के मुताबिक काम किया है या परफॉर्म किया है जैसे आसिम मुनीर चाहते थे। अगर मैं ये नहीं कहूँगा हदायत, तो आप कहेंगे उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन आसिम मुनीर की नजर में नदीम अंजुम की वो हाई ग्रेडेड नहीं रही कभी भी। तो फिर बहुत बातें रही उनकी और फैसल नसीर के इख्तलाफात की, हमने कभी उस पर बात नहीं की असल हकीकत क्या है। फिर बहुत कुछ और भी बात हुई। लेकिन अब आसिम मुनीर और फैसल नसीर दोनों आसिम मलिक और फैसल नसीर दोनों आसिम मुनीर की टीम है। पहले नदीम अंजुम जो थे वो और थे, और फैसल नसीर जो थे वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर के करीब समझे जाते थे। लेकिन अब जो है दोनों जो पेयर हैं वो अब पिंडी जीएचक्यू आर्मी चीफ से ताकत लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अब पहली दफा आईएसआई में आसिम मुनीर की टीम मुकम्मल तौर पे आ गई है। अब सेक्टर कमांडर्स की तब्दीली का अमल भी शुरू हो जाएगा, और सबसे पहले इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर बदल रहे हैं, और आपको पॉलिटिकल और जुडिशियल हैंडलिंग ऑफ आईएसआई बिल्कुल फर्क नजर आएगी।
जो लोग पहले समझते थे ना कि ये जो लोग फौज की नहीं मानते, फौज, अब ये डिफरेंट आईएसआई होगी जो पॉलिटिकल और जुडिशियल चीजों को हैंडल करेगी। तो मेरे ख्याल में आसिम मलिक के आने से बहुत से मुल्क के सियासी मंजरनामे में भी तब्दीलियां होंगी। वो जो इमरान खान कह रहे हैं कि फौज एक दुनिया में तो कहीं फौजी अफसरान की इस तरह तब्दीली की खबरें नहीं चलती थी, तो इमरान खान तो डीजीआईएसआई को कैबिनेट की मीटिंग में अपने साथ बिठा लेते थे। इमरान खान तो डीजीआईएसआई के दफ्तर में जब ब्रीफिंग लेने जाते थे तो उसकी वीडियो डीजीआईएसआई के साथ ऐसे जारी की जाती थी जैसे बड़ा ही कोई कमाल काम किया है, क्योंकि वो समझते थे कि इससे मेरे ऑपोजिशन वाले डर जाएंगे कि मैं फैज के साथ मेरी वीडियो है, बाजवा के साथ उनकी तस्वीरें जो जारी होती थी वो क्या था जी। आज आप कहते हैं उसकी खबर नहीं चलनी चाहिए। आप जो जनरल फैज के साथ अपनी तस्वीरें जारी करते थे हंसते मुस्कुराते हुए जनरल गफूर के साथ, वो क्या थी? वो भी तो इमरान खान ही करता था ना कि फौज को सियासी तौर पे इस्तेमाल करता था। आईएसआई की पाकिस्तान की सियासत में एक असर है, आईएसआई का पाकिस्तान की सियासत में अमल दखल है। इससे ना मुझे इनकार है ना किसी को इनकार हो सकता है। हम बैठ के कहें कि जी आईएसआई का कोई अमल दखल नहीं, बिल्कुल नहीं। आसिम मलिक के आने से क्या आईएसआई की पॉलिटिकल हैंडलिंग में फर्क आएगा? बहुत फर्क आएगा। जब नया डीजीआई आता है, आप देखें ना, फैज के जाने के बाद और नदीम अंजुम के आने के बाद भी तो पॉलिटिकल हैंडलिंग में फर्क नजर आया ना हमें। जो फैज था वो नदीम अंजुम तो नहीं थे। जी। जो जो फैज की डिलीवरी थी वो नदीम अंजुम की तो नहीं रही। अगर हम इवेल्युएट करें डिलीवरी पे, तो फैज की डिलीवरी के आगे नदीम अंजुम की डिलीवरी तो बहुत बुरी डिलीवरी रही, पैथेटिक डिलीवरी रही। वो तो अपने इदारे का वो दिफा नहीं कर सके जिस तरह फैज कर लेता था। तो फैज की बतौर डीजीआई कारकर्दगी तो जनरल बाजवा के लिए ठीक थी, क्योंकि उसने जनरल बाजवा को भी प्रोटेक्ट किया और उसने उनको भी प्रोटेक्ट किया, इमरान खान को भी। लेकिन नदीम अंजुम ना प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट कर सके ना अपने आर्मी चीफ को प्रोटेक्ट कर सके। तो बतौर डीजीआई नदीम अंजुम की कारकर्दगी तो वो उतनी अच्छी नहीं रही जितनी फैज की रही। तो मेरे ख्याल में आसिम मलिक के आने से फौज की को भी थोड़ा सेंस ऑफ रिलीफ आएगा, क्योंकि नदीम अंजुम के साथ फौज भी फंसी हुई थी कि इतनी पैथेटिक कारकर्दगी के साथ आगे कैसे चलें। और दूसरी तरफ जो है वो पॉलिटिकल लोग भी फंसे हुए थे, फौज भी फंसी हुई थी। तो मेरे ख्याल से आसिम मलिक के आने से जिन लोगों का बहुत सौ का हनीमून चल रहा था वो खत्म हो जाएगा और आपको एक डिफरेंट और वाइब्रेंट आईएसआई नजर आएगी पॉलिटिकल मनूवरिंग में, जुडिशियल मनूवरिंग में। ये अब कैमरे नहीं लगाएगी, ये कुछ और करेगी। ये जो पहले था ना, ये इधर आयशा कुछ करती थी उधर फैसला जजों को बता देते थे तो वो सारा अमल दखल हो जाता था। तो अब काफी फर्क हो जाएगा। वैसे भी आसिम मलिक तो जनरल फैज का कोर्ट मार्शल करके आ रही हैं, तो लिहाजा उनको पता है कि जनरल फैज ने अपनी तफ्तीश में क्या कुछ बताया है, उनका क्या नेटवर्क है। तो आसिम मलिक वो सारा नेटवर्क अब आराम से तोड़ लेंगे, क्योंकि फैज की तफ्तीश भी तो आसिम मलिक ने ही की है ना बतौर एजी, और उनको फील्ड कोर्ट मार्शल की। तो मेरे ख्याल में अब बहुत तब्दीलियां हैं, लोग इसको मामूल की तब्दीली ना समझें, इसके पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर गहरे असरात हो। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे मखसूस नशिस्तों को लेकर। तो कोई फैसला नहीं हो रहा, इलेक्शन कमीशन का आज भी इजलास हुआ है जो बेनतीजा खत्म हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब आगे क्या होगा? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द किसी फैसले पे पहुंचना चाहिए। जो कानून बन गया हुआ है उन्हें उस कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए, और उन्हें उस कानून के मुताबिक ये सीटें जो हैं नए इलेक्शन लॉज के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद को देनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्हें कहना चाहिए कि कानून ओवरराइट कर गया है और जो कानून है वो अब फील्ड में है, तो लिहाजा फैसला फील्ड में नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द इस फैसले पे पहुंच जाना चाहिए मखसूस नशिस्तों के हवाले से। लेकिन अब इसकी टाइमिंग क्या है अभी देखने की बात है। मंसूर अली शाह भी रूठे रूठे नजर आ रहे हैं, अब देखें वो ऑडियो लीक वाले बेंच की सरबराही करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल अपना वापस उन्होंने इख्तियार वापस हासिल कर लिया है। अब काजी फायज ईसा से आज जो पीटीआई के लोगों ने उन्हें कहा अलहदा हो, उन्होंने बिल्कुल अलहदा होने से इनकार किया, उसकी कोई रीजंस नहीं थी। जरा ये बताई ना हामिद खान और सलमान अकरम राजा कि जब उमर अताब बंदियाल साहब को कहा जाता था कि ये आम ख्याल बेंच से जरा अलहदा हूं, तो हमें कहा जाता था आप सुप्रीम कोर्ट में कोई फॉरम शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, कि आपकी मर्जी का बेंच आपको मिल जाएगा, जो बेंच है आप उसके आगे अपना केस प्लीड करें।
तो आज सलमान अकरम राजा और हामिद खान को क्या प्रॉब्लम है? जो बेंच है उसके आगे प्लीड करें। ये जो हमें तकरीरें करके करतब समझाते थे कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट फोरम शॉपिंग का प्लेटफॉर्म है कि आप वहां जाएंगे और अपनी मर्जी का फोरम सिलेक्ट करेंगे। ये को वहां विंडो शॉपिंग होती है फोरम्स की। तो आज विंडो शॉपिंग हो रही है। आज जिस बेंच के आगे केस लगा है आपको आर्गू करना चाहिए। और हामिद खान और सलमान अकरम राजा तो चीफ जस्टिस के बारे में जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, इन्हें तो उस अदालत में पेश ही नहीं होना चाहिए था, खुद ही अपने वकालतनामे विड्रॉ कर लेने चाहिए थे। बहरहाल मैं समझता हूँ काजी फायज ईसा ने ठीक किया है, जजों को ऐसे बुली नहीं होना चाहिए सियासी वकला के आगे। ये वकला के भी डबल टैप्स हैं, एक ये वकील है, दूसरा ये सियासी जमातों के कारकुन है। हामिद खान साहब भी एक सियासी जमात के सेनेटर हैं, सलमान अकरम राजा उसी सियासी जमात के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो अब ये वकील हैं या सियासतदान हैं, ये दो टोपियों के साथ जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, इनको बाइफरकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम उनको बतौर वकील ट्रीट करें या बतौर सियासतदान ट्रीट करें। जब बतौर सियासतदान ट्रीट करते हैं तो ये वकील बन जाते हैं, जब बतौर वकील ट्रीट करते हैं तो ये सियासतदान बन जाते हैं। तो ये जो दो टोपियों वाले हैं ना, इस पर भी बार को कोई अपना बनाना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस के। ये कैसे आप एक ही बंदे को दो दो कैप्स के साथ जो है काम करने की इजाजत दे सकते हैं? जो सियासतदान हो जाए, सियासी पार्टी में चला जाए, फिर बार को उसकी मेंबरशिप के बारे में भी कोई ना कोई फैसला करना चाहिए। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे जलसों को लेकर। तो बानी पीटीआई की जानिब से मियांवाली में जो जलसा होना था उसको मंसूख कर दिया गया और कहा गया कि रावलपिंडी में हमने जलसे की दरख्वास्त दे दिया और अगर जलसे की दरख्वास्त मंजूर नहीं की जाती तो फिर उनकी जानिब से एहतजाज किया जाएगा। दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ की जानिब से मीनारे पाकिस्तान पर एक बार फिर से जलसा करने की जो दरख्वास्त दी गई है, तो आपको इसको बैकग्राउंड क्या नजर आ रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ जो है ना, वो पिंडी में जलसा करके तो कोई फौज को पैगाम देना चाह रही है। पिंडी में जलसा तो कोई शहबाज शरीफ को या मरियम नवाज को तो पैगाम देने के लिए नहीं करना चाहते। पिंडी में जलसा तो आसिम मुनीर को पैगाम देने के लिए करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है। कहीं ना हमने जीएसक्यू के आगे मुजाहरा करना है, जीएसक्यू के आगे तो नहीं करेंगे, कोई लियाकत बाग या कोई और सड़क ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले भी ये जो अपना लॉन्ग मार्च पिंडी लेके गए तो आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी कि जीएसक्यू के गेट के आगे जाके धरना दे दें। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा फौज से लड़ने की इमरान खान जेल से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई रिस्पांस फौज से नहीं मिल रहा और वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उन्हें नजर आ रहा है कि अगर आईनी तरमीम हो गई तो उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो जाएगा। और आज जो बिलावल ने गुफ्तगू की है उसके बाद तो आईनी तरमीम बिल्कुल सामने नजर आ रही है। और जो अब 63A का फैसला है और जो बाकी आगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, तो 30 सितंबर को जब प्राइम मिनिस्टर वापस आएंगे तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अमेंडमेंट का जो स्टेज है वो दोबारा लग जाएगा कौमी असेंबली में। और मुझे लगता है आपके अमेंडमेंट हो जाएगी और उस अमेंडमेंट में इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की राह भी निकल आएगी। और जो लोग समझते हैं कि उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि फैज वाले इशू में उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा। और इसके अलावा भी जो है वो और भी कानून साजी जो है, आईनी अदालत भी बन रही है। और जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं कानून को या आइन को रीराइट करने का, उनको भी क्लिप करने की बात हो रही है। तो सब कुछ एजेंडे पे है, कोई ऐसा नहीं है कि ये इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा और कुछ भी नहीं होगा। ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ होगा। और तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को भी पता है कि ये सब कुछ होगा, इसीलिए वो कोई कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह को अवामी तहरीक लग जाए, चल जाए। उन्हें इस्लामाबाद और लाहौर के जलसों से समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त किसी अवामी तहरीक का अवाम का कोई मूड नहीं है और लोग कोई मार्च या सड़कों पे आने के लिए कोई ऐसे तैयार नहीं है। आपका कब तक केपी से लोग उठा उठा कर जलसे करेंगे? कब तक गंडापुर जो है वो केपी से लोग बसों में भर के लाएंगे? तो कभी इस्लामाबाद में जलसा कर लेंगे, कभी लाहौर में कर लेंगे, क्योंकि बाकी पाकिस्तान में वो माहौल ही नहीं है। और वहां आप सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के